बड़ी खबर बिहार से। बिहार में नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि नीतीश कैबिनेट को बड़ा झटका लगा है। ये आरजेडी कोटी से मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और आरजेडी कोटी से मंत्री सुधाकर सिंह बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। विवादित बयानों से चर्चा में हुआ है और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। सुधाकर सिंह के पिता आरजेडी के बड़े लीडर हैं और इस वक्त अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने भी इस्तीफे की पुष्टि की है। और सुधाकर सिंह ने 12 सितंबर को कैमूर में अपने ही विभाग को भ्रष्ट बताकर सभी को हैरान कर दिया था। तब सवाल बहुत उठे थे, उन्होंने खुद को चोरों का सरदार कह दिया था। यही नहीं, उन्होंने बीज निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के बीज फर्जी हैं। 200-250 करोड़ रुपए का बीज निगम ही खा जाता है और इस दौरान उन्होंने मंत्रालय के मापतौल विभाग को वसूली विभाग कह दिया। सुधाकर सिंह से पहले कानून मंत्री कार्तिक सिंह भी नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में, लेकिन पहले कार्तिक सिंह का इस्तीफा और अब सुधाकर सिंह का इस्तीफा। सुधाकर सिंह तो उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने वो बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग में कई चोर हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन चोरों का सरदार हूं। उन्होंने कहा कि जो कि मेरे विभाग के अंतर्गत हो रहा है तो मैं उन चोरों का सरदार कहलाऊंगा। और सुधाकर सिंह ने साथ ही कहा था कि उनके ऊपर भी और कई सरदार हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद से ही जो नीतीश कुमार के साथ उनकी तकरार है वो सार्वजनिक रूप से सामने आ गई थी। और बीते महीने नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बिना ही कृषि विभाग की समीक्षा बैठक भी की थी और इसमें प्रधान सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर चीजें अच्छी नहीं चल रही थी इनके बीच में। सुधाकर सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है बिहार से। कैबिनेट मंत्रियों के लगातार विकेट गिर रहे हैं। इसी कड़ी में सुधाकर सिंह का विकेट गिर गया है। सुधाकर सिंह का विकेट गिरना, उनका इस्तीफा देना मायने रखता है। अगर देश का किसान तय कर ले 3 साल, अगर देश का किसान तय कर ले 3 साल कि हम अपने खाने से ज्यादा नहीं पैदा करेंगे, तो सच में देश के सभी नौकरशाह और देश के नेता सुधर जाएंगे। लेकिन हम लोग का मन ही नहीं मानता किसानों का। कंपटीशन है कि फलाने का 7 लीटर गया तो मेरा तो 7-7.25 लीटर कैसे जाएगा। तो दिन में यूरिया छिड़ते हैं तो दूसरा वाला किसान उसी रात में यूरिया छिड़ता है कि मेरा 7.25 लीटर कैसे होगा। परिणाम से पीटिएगा उस अधिकारी को, मापतौल वाले को दिख जाएगा। कारोबारियों को बोल रहे लोगों को कि तुम्हारा तुमको है ही नहीं, कैसे घूम रहा है। नया अधिकारी भेजेंगे यहाँ पर, वो इधर देखते हैं कि अच्छा अधिकारी आ जाए। ये हालत है हमारे विभाग का। 50-50 हजार वसूलता है किसानों से, 35-35 हजार। तो मैं उनके बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। 12 सितंबर का सुधाकर सिंह का बयान आपने सुना। सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उनके पिता और आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। सुजीत झा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि कुछ त्याग तो करना पड़ता है, तो ये क्या इशारा कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है, उनको मजबूर किया गया? ये वाकई भ्रष्टाचार इतना हो गया था विभाग में कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि सुधाकर सिंह कृषि में सुधार चाह रहे थे और उन्होंने लगातार इसके लिए सवाल उठाए
कई बार, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि कैबिनेट में भी इसको लेकर टोका टोकी हुई थी, जिसमें इस्तीफे तक की बात आ गई थी। तो आज इस्तीफा भी हो गया। सुधाकर सिंह चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था, जो बाजार समिति की व्यवस्था थी, उसके तहत किसानों से खरीद हो, क्योंकि उनका कहना है कि नई व्यवस्था जो है उसमें उस तरह से फायदा किसानों को नहीं हो पा रहा है, और इस बात को लगातार उठाते रहे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कृषि में कोई जो है, कृषि रोड मैप जो 3 आए हैं उसमें कोई काम नहीं हुआ है, जो सुधार होना चाहिए, किसानों को जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। उन्होंने भाषण में कहा कि कृषि विभाग में सब चोर अधिकारी हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। तो इस तरह से लगातार उनके बयान आ रहे थे, उस पर ध्यान नहीं जा रहा था। एक तरह से कहे तो सरकार का, कि कोई उसके उनको जो भी वो कह रहे हैं वो उसके प्रति सरकार कोई कदम उठाए या कोई बात करे। तो उस तरह से देखते देखते ऐसा लग रहा था कि वो इस्तीफा देंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कैबिनेट की बैठक में भी इस तरह की बात हुई थी। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। देखिए, जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, सुधाकर सिंह के पिता भी हैं, उन्होंने कह दिया कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन त्यागपत्र देने के लिए क्या कोई दबाव है या क्या, किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए, ये बात सही है कि बिहार सरकार में माननीय कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी, जो आरजेडी कोटे से बने थे, उन्होंने आज गांधी जयंती के अवसर पर अपना त्याग पत्र मंत्री पद से दे दिया। हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एड्रेस किया है। अब ये बात सुधाकर जी लगातार किसानों की व्यवस्था को सुधार हो, इसके लिए बात कर रहे थे। अब ये मंत्रालय लगातार लंबे समय से बीजेपी के पास था, और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजदूरों सबके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा था। नहीं, वो तो ठीक है। अभी की बात करते हैं कि सरकार, चलिए पहले ये कृषि मंत्रालय था बीजेपी के पास, लेकिन अभी आरजेडी के पास है। तो क्या ये माना जाए कि आरजेडी के मंत्रियों की बात सरकार में नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि लगातार सुधाकर सिंह अपनी बातों को उठाते रहे, किसानों के हित में बात करते रहे? नहीं, देखिए, पहली बात तो हर लोग स्वतंत्र हैं कि वो उनको जहां परेशानी लग रहा था किसानों को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के वो अपनी बात कर रहे थे। लेकिन ये सरकार की जहां तक बात है, तो ये सरकार में जेडीयू हो, आरजेडी हो, 7 पार्टियों का गठबंधन है। यहाँ सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ। ये सरकार बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। आप देख रहे हैं, दिल मिले हुए हैं, रोजगार, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया सुजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं राजस्थान का। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान लगातार जारी है, और अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट पर निशाना साधा। गांधी जयंती का मौका था, एक कार्यक्रम में गहलोत पहुंचे थे और कहा कि विधायक इसलिए बगावत पर उतरे क्योंकि उन्हें बीजेपी के साथ बैठने वालों के साथ जाना मंजूर नहीं था। सब जानते हैं कि बीजेपी हमारी सरकार को गिराने की साजिश में लगी थी। बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी बैठ ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी पर से छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी, 102 लोग थे, और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। और हमेशा जब मुख्यमंत्री जाने लगता है कि भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है। और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम थी 102 खड़े हुए, 102 मतलब वो 2 लोग थे, वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। आज तक इतना क्या उनको भय था। राजस्थान में गहलोत सरकार के भविष्य को लेकर किंतु परंतु है, लेकिन अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। जयपुर में एसिड अटैक की घटना से हड़कंप मच गया है।
2 लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ है। अलवर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया गया। आरोपियों ने लड़की से रुपए तक ठगे हैं। तो 2 लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ। पहले एक लड़की पर एसिड फेंका गया, उसके बाद 1 किलोमीटर दूरी पर दूसरी लड़की पर एसिड फेंका गया। आरोपी भाग गया। एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। ब्लैकमेल कर रहे थे, लगातार परेशान कर रहे थे, रुपए का फेंक रहे थे। तो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था सवालों में। बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर गिर, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि अलवर गैंगरेप केस में गिरफ्तार हो गया है। जिस गिरफ्तारी का इंतजार था, गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 7 अभी और हैं। आरोपी अकरम की गिरफ्तारी हो गई है। अलवर गैंगरेप में टोटल 8 आरोपी हैं और गैंगरेप किया, उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे नाबालिग लड़की, और वीडियो बताया जा रहा है कि उसका बना लिया गया। इस बीच में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जो है अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि राजस्थान नहीं, यह अपराधिस्तान बना दिया गया है। सर, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार व्यस्त है सीएम खेलने में। कांग्रेस का किस्सा कुर्सी का आज का नहीं, बहुत पुराना है और लगभग 2018 में इसकी पृष्ठभूमि रची गई। लेकिन दुर्भाग्य यह कि जब कांग्रेस आती है तब कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है और ये 2018 में सरकार बनने के बाद थानागाजी के गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हुई थी। ये बुनियाद थी, एक तरीके से एक ऐलान था, एक अलर्ट था, और उसके बाद भी सरकार चेती नहीं। 6 महीने तक उस घटना को छुपाए रखा। अंततः जब वो सामने आई तो पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 6337 बलात्कार की घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। एवरेज है 17 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। अलवर की घटना ने जो दिखाया, जयपुर में जिस तरीके से एसिड फेंका गया, ये पहली घटनाएं नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के राज में अब अपराधी स्थान हो गया, अपराधियों की शरणस्थली बन गया। और सबसे ज्यादा कहीं किसी को तकलीफ हुई है तो राजस्थान की नारी शक्ति को ही है, महिलाओं को ही है। उनकी असमत सुरक्षित नहीं है, इसलिए नहीं है कि अशोक गहलोत को कुर्सी बचाने की फिक्र ज्यादा है, महिलाओं के सम्मान की और सुरक्षा की कम है। महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है और अब इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन जाएंगे और इस भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। महाकाल का यह कॉरिडोर बेहद खास है। कैसे, रिपोर्ट देखिए। महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं का स्वागत है। बाबा का दरबार अब पहले से और भव्य और दिव्य हो चुका है। 46 हेक्टेयर में फैला महाकाल का विहंगम कॉरिडोर, आधुनिक सुविधाओं से युक्त बाबा का विशाल कॉरिडोर, भक्ति भी, शक्ति भी, शांति भी। आज तक के साथ चलिए महाकाल कॉरिडोर एक्सक्लूसिव सफर पर। महाकाल कॉरिडोर में क्या है खास? महाकाल कॉरिडोर में प्रवेश के लिए 3 द्वार बनाए गए हैं। हम नंदी द्वार से परिसर में प्रवेश करेंगे। महाकाल कॉरिडोर के जरिए जब श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आगे जाएंगे तो सबसे पहला जो उनका पड़ाव होगा वो होगा मेरे पीछे बना ये भव्य नंदी द्वार। महाकाल यानी शिव, शिव का वाहन है नंदी, और इसीलिए कहा जाता है कि जब इस पूरे कॉरिडोर को बनाने का प्रस्ताव सामने रखा गया तो कोशिश यही की गई तो शिव के प्रिय जो नंदी हैं वहीं से इस कॉरिडोर की शुरुआत की जाए, और इसीलिए ये नंदी द्वार यहाँ पे बनाया गया है। राजस्थान के पत्थरों से कॉरिडोर बनाया गया है। दीवारों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। नंदी द्वार से महाकाल मंदिर का गर्भगृह 900 मीटर दूर है। नंदी द्वार से कॉरिडोर में प्रवेश करते ही एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है। कॉरिडोर को ऐसा बनाया गया है कि महाकाल परिसर में प्रवेश के साथ ही माहौल भक्तिमय हो जाएगा। पत्थर की इन अट्टालिकाओं पर महादेव शिव की उत्पत्ति से जुड़ी दंत कथाओं को
वर्णित करने वाले चित्र बनाए गए हैं। महाकाल कॉरिडोर कितना भव्य है, इसका अंदाजा आपको महाकाल कॉरिडोर की जो शुरुआत में नंदी द्वार पड़ता है उसे पार करते ही अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि हम जिस जगह पे इस वक्त मौजूद है ये नंदी द्वार से महाकाल मंदिर की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो ठीक वहीं पर ये जगह है जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाकाल मंदिर उज्जैन का जो भव्य स्वरूप है वो यहाँ पर दिखेगा। न केवल भक्तगण श्रद्धालु यहाँ पर रुक करके खुद इस विहंगम दृश्य को निहार सकते हैं, बल्कि इसे अपने कैमरों में भी कैद करेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा ब्लॉक बनाया गया है। महाकाल के इस भव्य कॉरिडोर को बनाने में हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा गया है। खाली जगहों पर छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों को लगाने में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वही पौधे लगाए जाएं जो भगवान शिव को प्रिय हों। कॉरिडोर में प्रवेश करते ही जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बाईं तरफ विशाल कमल कुंड बनाया गया है। कमल कुंड के आसपास वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। यहाँ से श्रद्धालु पूजा पाठ की सामग्रियां ली जा सकेंगी। इसी जगह पर पूछताछ केंद्र भी बनाए जाएंगे ताकि किसी श्रद्धालु को मंदिर या कॉरिडोर के बारे में पूछताछ करनी हो तो प्रवेश के साथ ही कर ले। महाकाल कॉरिडोर में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। इन स्तंभों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की अलग अलग मुद्राएं उकेरी गई। नंदी द्वार से करीब 400 मीटर अंदर आने के बाद, या यूं कह लीजिए कि कॉरिडोर के बीचों बीच समुद्र मंथन की पौराणिक कथा को दर्शाया गया है, जिसमें देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे हैं। जहर का प्याला पीते महादेव को भी दर्शाया गया है। समुद्र मंथन की कहानी इतनी है कि उससे निकले अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में छीना झपटी हो गई, लेकिन जो विष निकला उसे ग्रहण करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब अविनाशी महादेव ने विषपान किया। उस विषपान की वजह से ही शिव नीलकंठ कहलाए। कॉरिडोर में उस पौराणिक कथा को भी चित्रित किया गया है। जब रावण ने शिव पार्वती समेत कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठा लिया था, तब महादेव ने अपने अंगूठे के बल से रावण का घमंड तोड़ा था। महाकाल कॉरिडोर के चप्पे चप्पे पर शिव हैं, शिव की कहानियां हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी बनाई गई है जहां सभी कहानियां कथाएं आकर समाहित हो जाती हैं। संपूर्ण कॉरिडोर घूमने के बाद इस शिव स्तंभ आकर आपको ऐसा लगेगा कि शिव के संपूर्ण जीवन को मानो एक जगह उकेर दिया गया है। इसे शिव स्तंभ का नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 54 फीट है। इस शिव स्तंभ में महादेव के विभिन्न स्वरूपों को उकेरा गया है। डमरू, त्रिशूल, संस्कृत के श्लोकों को भी स्पष्ट उकेरा गया है। काशी विश्वनाथ की तरह ही अब महाकाल का भव्य कॉरिडोर श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार है। रवीश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक। सुपर पावर अमेरिका इन दिनों इयान तूफान की वजह से तबाही के दौर से गुजर रहा है। तूफान ने सबसे ज्यादा जो बर्बादी है वो फ्लोरिडा में हुई है। सड़कों और घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आसपास के द्वीप और तटीय इलाके अलग थलग पड़े हुए हैं। फ्लोरिडा के अलग अलग इलाकों से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक इयान चक्रवात की रफ्तार और दिशा पर नजर रखी जा रही थी। तूफान हवाओं से निपटने के लिए हर तरफ की तैयारी की गई थी, लेकिन जब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तूफानी बारिश के साथ बरसी बर्बादी और तूफान के साथ फ्लोरिडा में चारों तरफ तबाही का मंजर था। शहर में हर तरफ सैलाब ही सैलाब। धुआंधार बारिश में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। तेज बारिश के सामने बेबस इंतजाम। तूफान में उखड़ने लगे पेड़। इन तस्वीरों में देखिए चक्रवाती तूफान में बड़े बड़े विमानों की क्या हालत हुई है। तूफानी हवाओं में बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। तबाही मचाने वाले इस तूफान ने
फ्लोरिडा का क्या हाल किया, आसमान से ली गई तस्वीरों को देखिए। पानी में डूबा पूरा इलाका, कॉलोनियों में भरा पानी, सड़कों पर गिरे हुए पेड़, बोट के नीचे दबी कार, किसी मकान की छत उड़ गई तो कहीं घर के अंदर पानी भर गया। हालात ये थे कि पानी में घिरे लोगों तक पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में कई लोगों का हवाई रेस्क्यू किया जा रहा था। लेकिन खराब मौसम की वजह से काम भी आसान नहीं था। तूफानी चक्रवात में कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी। यहाँ सैलाब में फंसी एक महिला को निकालने के लिए राहत की टीम हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। सत्ताईस सितंबर को क्यूबा के तट से टकराया तूफान। फ्लोरिडा में तबाही मचाने के बाद अब साउथ कैरोलिना की तरफ बढ़ चला है। मौसम विभाग को अंदाजा था कि शायद फ्लोरिडा आने तक तूफान की ताकत कुछ कमजोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्लोरिडा में अब चारों तरफ तूफान से हुई तबाही के बाद कचरा फैला है। हवाओं के साथ हो रही बारिश के साथ तटीय इलाकों में समंदर के पानी से भी बड़ी बर्बादी हुई है। पुलों और सड़कों के नुकसान की भरपाई में लंबा वक्त लगेगा। आज तक ब्यूरो। इयान तूफान ने फ्लोरिडा शहर के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया और सबसे ज्यादा नुकसान फोर्ट मायर्स शहर को हुआ है। 10 तस्वीरों में देखिए कैसे शहर का एक एक हिस्सा तूफान की तबाही से बर्बाद हो चुका है। अब तक का सबसे भयंकर चक्रवाती तूफान से जूझ रहा है अमेरिका। तीन दिन पहले 28 सितंबर फ्लोरिडा में तूफानी बरसात की शुरुआत हुई। सबसे ज्यादा तबाही फोर्ट मार्स शहर में हुई। तूफान ने शहर को किस तरह बर्बाद किया, एक एक तस्वीर के जरिए देखिए। तस्वीर नंबर 1, यह है फ्लोरिडा का तटीय इलाका। पहले देखिए तूफान से पहले ये इलाका कैसा दिखता था। अब तूफान के बाद इस जगह का हाल देखिए, चारों तरफ तबाही है। इमारतों की छतें उड़ गई हैं। तस्वीर नंबर 2, समंदर तट पर बने घर। ये तस्वीरें समुद्र तट पर बने घरों की है। चक्रवाती तूफान ने यहाँ सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। हरियाली से घिरे इन घरों पर अब रेत ही रेत पसरी है। जिस बीच पर लोग घूमने आते थे वहां अब सन्नाटा ही सन्नाटा है। तस्वीर नंबर 3, फोर्ट मायर्स शहर। फोर्ट मायर्स शहर की ये तस्वीर 12 अप्रैल 2022 की है। समंदर किनारे बने घरों के साथ पूरे शहर का हाल अब कैसा है ये भी देखिए। आसमान से ली गई इस तस्वीर से रिहायशी इलाका बर्बाद नजर आ रहा है। तस्वीर नंबर 4, सनीबेल द्वीप। फ्लोरिडा के दक्षिण पश्चिम में है सनीबेल द्वीप। इस द्वीप में करीब 6,500 लोग रहते हैं। तूफान के बाद ये पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया है। तस्वीर नंबर 5, सनीबेल द्वीप तक जाने वाला पुल। सनीबेल द्वीप को फ्लोरिडा से जोड़ने वाले पुल को चक्रवाती तूफान से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के साथ उठ रही समुद्र की लहरों ने पुल को जगह जगह से तोड़ दिया है। तस्वीर नंबर 6, फोर्ट मायर्स की कॉलोनियां। फोर्ट मायर्स और आसपास की कॉलोनियों की तस्वीर देखिए। साफ सुथरी सड़कें, हरे भरे पेड़ और घर। ठीक इसी इलाके की तस्वीर तूफान के बाद देखिए। तस्वीर नंबर 7, फोर्ट मायर्स में मकानों को नुकसान। तूफान ने घर को किस तरह से नुकसान पहुंचा है ये भी 2 तस्वीरों के साथ देखिए। पहली तस्वीर में दिख रहे मकान की हालत तूफान के बाद क्या हो गई, आसपास किस तरह मलबा बिखरा पड़ा है। तस्वीर नंबर 8, फोर्ट मायर्स की एक सोसाइटी। तूफान के बाद आ रही तबाही की कितनी ही तस्वीरें आ रही हैं।
फोर्ट मायर्स की ये तस्वीर देखिए, लॉन के साथ बने हुए घर। अब इसी जगह तूफान के बाद क्या हो गया, दूसरी तस्वीर में देखिए। तस्वीर नंबर 9, फोर्ट मायर्स। इयान तूफान के साथ आई तबाही इतनी जबरदस्त थी कि घर और पुल सब के सब बर्बाद हो गए। तस्वीर नंबर 10, फोर्ट मायर्स। फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स शहर को तूफान ने जैसे झकझोर कर रख दिया। शहर में जगह जगह कचरे का ढेर लगा। तूफान के बाद फ्लोरिडा के हर हिस्से का ऐसा ही हाल। राहत और बचाव टीम लगातार प्रभावित इलाकों का मुआयना कर रही है। हवाई सर्वे के जरिए बर्बादी का आकलन किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। इयान तूफान फ्लोरिडा में तबाही मचाने के बाद दक्षिण कैरोलिना की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन इस वक्त फ्लोरिडा में 25 लाख से ज्यादा की आबादी इस संकट से जूझ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ आने की आशंका बनी हुई है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तूफानी बारिश से हाहाकार, 23 लाख घरों की बिजली गुल, 25 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। फ्लोरिडा के दक्षिण पश्चिम तट पर इस हफ्ते आया तूफान इयान तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मचा रहा है। सड़कों पर पानी ही पानी भरा है, गाड़ियां इधर उधर बहती नजर आ रही थी। कैरिबियन समुद्र से उठे तूफान ने 27 सितंबर को क्यूबा के पश्चिम तट पर दस्तक दी थी। इसके बाद से ये तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा इलाके में पहुंचा। फ्लोरिडा में इयान तूफान जैसे तबाही मचाने पर आमदा था, समंदर से बह रही नाव शहर के अंदर आ गई। पार्किंग में लगे हवाई जहाज तिनकों की तरह इधर उधर बहने लगे। बड़े बड़े पेड़ जमीन से उखड़ गए। देखते ही देखते पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया। पानी में घिरे लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाने पर जाने का समय ही नहीं मिला। राहत और बचाव टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन हालात इतने भयंकर थे कि मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हरिकेन इयान फ्लोरिडा के लिए इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान हो सकता है। And as you all know, the situation in Florida is far more devastating. We're just beginning to see the scale of that destruction. It's likely to rank among the worst of the nation's and the worst in the nation's history. You have all seen seen on television, homes and property wiped out. It's going to take months, years to rebuild. हाल ये है कि 23 लाख से ज्यादा घरों में बिजली ठप पड़ी है। सैलाब में घिरे इलाकों को खाली कराया जा रहा है। राहत टीम के लिए बड़ी चुनौती शहर में फैले कचरे को साफ करने की भी है। फ्लोरिडा से लगे मशहूर सनीबेल आइलैंड में भी बड़ी तबाही हुई है। फ्लोरिडा से आइलैंड को जोड़ने वाला पुल तूफान की वजह से टूट चुका है। कुल मिलाकर सनीबेल इस वक्त अलग थलग पड़ा है और यहाँ हेलीकॉप्टर और नावों के जरिए मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ का संकट पैदा हो सकता है। इयान तूफान अब दक्षिण कैरोलिना की तरफ बढ़ चला है। इसके बाद तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान बताया जा रहा है। फिलहाल अमेरिका इस तूफान के पीछे छूट गई तबाही से निपटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।